कहीं ना कहीं देखिए आज वो चीजें भी हमने देखी जब अतीक अहमद के वकील की तरफ से आखिरी समय तक हर संभव कोशिश की गई कि कैसे भी करके अतीक अहमद को साबरमती में ही रहने दिया जाए। लेकिन देखिए सारे जो कानूनी दाव पेच थे वो आखिरी वक्त में फेल हो गए और अतीक अहमद को आखिरकार जेल से बाहर आना ही पड़ा। ये तस्वीरें भी हम आपको बार बार इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि देखिए जो अतीक अहमद का राज कहीं ना कहीं चलता था, जो लोगों को डराता था, वो डर आज उसके चेहरे पर खुद नजर आया। वो डर, वो मुरझाया वो चेहरा आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। कहीं ना कहीं समझ गया है अतीक अहमद, क्योंकि बार बार गुहार लगाई जा रही थी कि साबरमती में ही उसे रहने दिया जाए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसकी पेशी हो, परिवार की तरफ से भी हर वो हथकंडे अपनाए गए ताकि कैसे भी करके साबरमती में ही रहे, यूपी ना लाया जाए, क्योंकि अगर यूपी लाया जाएगा तो कोई अनहोनी हो जाएगी। हर वो आशंका जताई गई, लेकिन बावजूद उसके ये सारे हथकंडे, ये सारे दावपेच आज फेल साबित हो गए हैं। और ये तस्वीरें, ये काफिला हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें ये डर का चेहरा लेते हुए अतीक अहमद अब यूपी के लिए रवाना हो चुका है। और देखिए कहीं ना कहीं 2 दिन का वक्त और उसके बाद प्रयागराज कोर्ट में पेश होना है अतीक अहमद को। अनुभव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनुभव, अगर देखा जाए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चुनौती ये पुलिस के लिए रहने वाली है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा अतीक अहमद के परिवार की तरफ से एनकाउंटर का डर सबसे पहले जताया गया, सीएम को पत्र लिखाए गए, तमाम हथकंडे अपनाए गए कैसे भी करके उसे रोका जाए। उसके बाद हमने विपक्ष को भी देखा, सवाल उठाए गए कि सड़क मार्ग के जरिए लाया जा रहा है, एनकाउंटर का डर भी सता रहा है, कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल। और इस बीच इन चुनौतियों के बावजूद भी पुलिस अब अतीक अहमद को लेकर आ रही है। देखिए बिल्कुल इसलिए लेकर आ रही है अतीक अहमद को क्योंकि अतीक अहमद भले ही साबरमती जेल में बंद हो, लेकिन उस पर जो मुकदमे दर्ज हैं वो प्रयागराज में भी दर्ज हैं। और जब अब एक मुकदमा जो उमेश पाल के अपहरण का मुकदमा है, जिस उमेश पाल की अभी हाल ही में हत्या हुई है, गोली मार दी गई, तो उसी के अपहरण के मामले में अब अदालत को सजा सुनानी है। तो ऐसे में अगर जो मुख्य आरोपी है, साजिश करता है, वो अदालत में नहीं रहेगा तो फिर वहाँ पर कौन किसको सजा अदालत सुनाएगी। इसीलिए कोर्ट ने ये कहा कि भाई जो आरोपी है उसको कोर्ट में पेश करना है और ये पुलिस का काम है कि वो 28 मार्च को सुबह 11 बजे कोर्ट में अतीक अहमद को पेश करे। इसीलिए तो यहाँ से पुलिस गई, यूपी पुलिस गई, साबरमती पहुँची, वहाँ पर जो कागजी कार्रवाई थी उन सारी चीज़ों को पूरा किया। जो हम कहें वारंट था वो लेकर गई थी, वो वारंट दिखाया। उसके बाद तमाम तरह की और भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। देखिए जब एक कैदी को वो भी दूसरे राज्य से शिफ्ट किया जाता है दूसरे राज्य में, तो उसमें बहुत सारी जो हम कहें कि पेपर फॉर्मेलिटी होती है, उन सारी चीज़ों को पूरा किया। और उसके बाद शाम 6 बजे के आसपास अतीक अहमद को लेकर पुलिस वहां से निकली है, प्रयागराज की पुलिस लेकर निकली है। इसलिए निकली है कि भाई सज़ा का ऐलान होना है 28 तारीख को। कोर्ट जो है वो अतीक अहमद को सज़ा सुनाएगी और ये पहला मुकदमा होगा शायद जिसमें अतीक अहमद को कोर्ट से सज़ा मिलेगी। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखिए जिसका अगर हम कहें 3-4 दशकों की जिसकी हम कहें जिसका दबदबा हो, जो माफिया हो और लगातार तमाम अपराधों में लिप्त रहा हो, 100 से ज़्यादा जिसके खिलाफ मुकदमे हो, उसको किसी भी मामले में आज तक सज़ा नहीं हुई है। ये पहला मुकदमा होगा जहां पर अतीक अहमद को कोर्ट सज़ा सुनाएगी। और इसीलिए पुलिस को जो जिम्मेदारी दी है कोर्ट ने, अब पुलिस उसी जिम्मेदारी के तहत अतीक अहमद को लेकर प्रयागराज तक आ रही है। और बार बार पुलिस यही कह रही है कि अपराधी को सुरक्षित ढंग से जो है वो कोर्ट में पेश किया जाएगा। जी अनुभव, जो काफिला हम देख रहे हैं कई स्टेट से होकर ये गुजरेगा, माना जा रहा है कि जो राजस्थान के बॉर्डर से भी होकर गुजर सकता है या फिर जो भी रूट तय किया गया है पुलिस प्रशासन की तरफ से, तो क्या बॉर्डर में एंट्री लेते हुए वक्त भी कोई फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी या वो सब पुलिस प्रशासन पहले ही कर चुका है या उसके लिए रुक सकता है काफिला? देखिए बिल्कुल जब दूसरे राज्य में इंटर करेंगे तो उसके लिए ज़रूर वहाँ पर सूचित किया जाता है, वहाँ पर इन्फॉर्म किया जाता है कि किस तरीके से कौन व्यक्ति आ रहा है, अपराधी को लेकर आ रही है, कहाँ की पुलिस आ रही है, क्या गाड़ी का नंबर है, कौन कौन से लोग हैं, कौन कौन सी गाड़ियां हैं जो उस अपराधी को लेकर आ रही है। ये सारी चीज़ें जो है वो जानकारी दी जाती है। क्योंकि कहीं पर गफलत की स्थिति ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि एक राज्य को लगे कि भाई ऐसा क्या हो गया या कौन अपराधी जा रहा है, हमारे राज्य से तो कोई अपराधी नहीं जा रहा है। इसलिए वो सारी एक प्रक्रिया है, वो एक प्रोसेस है और वो उस प्रोसेस को सभी जो हम कहें कि राज्य हैं वो फॉलो करते हैं। यानी अगर उत्तर प्रदेश का कोई भी अपराधी किसी दूसरे राज्य में किसी जेल में बंद है और जब उसको वारंट पर लेकर आया जा रहा है, जो वारंट लेकर पुलिस गई थी,
तो उसके तहत तमाम सारी प्रक्रिया है, प्रोसीजर है, उन सारी प्रोसीजर्स को, उन सारी प्रक्रिया को यूपी पुलिस ने भी पूरा किया है। आप देखिए कौन कौन से स्टेट आएंगे, सबसे पहले गुजरात आ जाएगा, फिर वहाँ से निकलेंगे तो राजस्थान आ जाएगा, फिर उसके भी कई सारे अगर हम कहें तो शहर आएंगे, तो वहाँ सब जगहों पर बहुत सारे टोल आएंगे। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पर पुलिस की गाड़ी रुकेगी, वो टोल देगी और उसके बाद निकलेगी, नहीं, वो पहले से ही वहाँ पर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि भाई ये गाड़ियाँ हैं, ये निकलेंगी और उनके लिए पहले ही टोल को जो फ्री कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से व्यवस्था होती है। जब इस तरह के कोई भी अपराधी को एक राज्य से दूसरे राज्य की पुलिस लेकर आती है, उनको शिफ्ट किया जाता है। तो जी, और कहीं ना कहीं ये जो काफिला हम देख रहे हैं, जहाँ कहीं ना कहीं रूट को लेकर जो कंफ्यूजन था वो भी अब क्लियर हो गया, क्योंकि हिम्मतनगर हाईवे पर हम देख सकते हैं, उसके बाद उदयपुर लगता है, तो कहीं ना कहीं अब ये क्लियर हो गया है कि राजस्थान के रास्ते ही अतीक अहमद को प्रयागराज पहुंचाया जाएगा। हाँ बिल्कुल, देखिए वही रास्ता है और फिर उसमें राजस्थान जब आएंगे तो कोटा आएंगे, फिर उसके बाद फिर वो अगर हम कहें तो आगरा का भी रूट ले सकते हैं, जयपुर होते हुए भी आ सकते हैं। वो कौन सा रूट अब पुलिस तय करेगी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पूरा अगर हम कहें रूट जो है बहुत सीक्रेट है, तो इसलिए वो किसी को पुलिस ने शेयर नहीं किया, किसी को बताया नहीं है। लेकिन उनकी जो प्लानिंग यही है कि किस तरीके से अतीक अहमद को प्रयागराज पहुँचाया जाए, और चूँकि बहुत लंबी दूरी है, देखिए 1400 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, इसलिए उसी रास्ते को पुलिस ने चुना है जहां पर कोई ज़्यादा हम कहें कि ट्रैफिक कंजेशन ना हो, वहां पर बहुत ज़्यादा भीड़ ना हो, और कोशिश यही है कि हाईवे जो है, पूरा हाईवे जो है उसी रास्ते को पकड़कर आया जाए। अब हो सकता है कि राजस्थान के रास्ते फिर मेहंदीपुर बालाजी से होते हुए आगरा के रास्ते, आगरा एक्सप्रेसवे होते हुए या तो इस तरफ से भी जा सकते हैं, या फिर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो है, बुंदेलखंड का जो रास्ता है उसे पकड़कर वहाँ से सीधे प्रयागराज भी जाया जा सकता है। तो पुलिस उस रास्ते को भी इस्तेमाल कर सकती है। अब जिस तरीके से अब राजस्थान पहुँचेगा ये पूरा काफिला, उसके बाद फिर वो तय करेंगे कि किस तरफ से उन्हें लेकर जाना है। लेकिन इतना ज़रूर है कि ये जो पूरी कार्रवाई हो रही है, ये भी एक अपने आप में संदेश है, ख़ासतौर से ऐसे लोगों के लिए जो लंबे समय से अपना साम्राज्य चला रहे थे, उत्तर प्रदेश में अपना सिक्का चला रहे थे, और शायद कानून को, सरकार को, पुलिस को वो कुछ समझते नहीं थे। ऐसे लोगों के लिए भी ये एक बहुत बड़ा, जो माफिया हैं, जो हम कहें कि लगातार इस तरह की गतिविधियों में लिप्त रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ा मैसेज है कि अगर अपराधी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके खिलाफ तमाम मामले दर्ज हैं और उसको सज़ा होती है, तो इस तरह की कार्रवाई उसके खिलाफ ज़रूर की जाएगी। कहीं पर भी वो चला जाए, लेकिन उसको अदालत के सामने पेश किया जाएगा, कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा, और उसके एक एक जो गुनाह है उनका हिसाब होगा। और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में आप देखिए क्या हुआ। सबसे पहले उमेश पाल, राजू पाल की हत्या हुई, उसमें उमेश पाल मुख्य गवाह था। फिर उमेश पाल को इसलिए किडनैप कर लिया कि ये गवाही ना दे पाए। फिर उमेश पाल जब छूटा तो उसने मुकदमा दर्ज कराया। फिर उमेश पाल पर प्रेशर ये था कि भाई इस पूरे मुकदमे को वापस ले लीजिए। उमेश पाल नहीं माना तो उमेश पाल की हत्या हो जाती है, वो भी दिन दहाड़े हत्या हो जाती है। यही विधानसभा का सत्र चल रहा था जब उमेश पाल की हत्या हुई, और उसके बाद सरकार को भी लगा कि इतनी बड़ी घटना हो गई, और उसके अगले दिन सदन के भीतर जो तस्वीर आई, नेता सदन यानी मुख्यमंत्री मौजूद थे और लीडर ऑफ अपोजिशन अखिलेश यादव मौजूद थे। उन्होंने मुख्यमंत्री को बोलना था उस दिन सदन में, और उसके बीच में ही अखिलेश यादव ने इस मामले को उठा दिया। और मुख्यमंत्री ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो भी आतंकी, इस तरह के बदमाश हैं, माफिया हैं, इस तरह के अपराध में जो लोग लिप्त हैं, उन्हें मिट्टी में मिला देंगे। और उसके बाद आपने देखा फिर इनकाउंटर हुए, फिर जिस तरीके से अतीक अहमद के जो गुर्गे हैं, उनके जो करीबी हैं, उनके घर गिराए गए, बुलडोज़र चलाया गया। तो लगातार कार्रवाई कर रही है यूपी पुलिस, और एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है अपराधियों को, माफियाओं को, गुंडों को, कि जिन्होंने इस तरीके से अकूत ना केवल संपत्ति बनाई, ना केवल अपराध किए, बल्कि एक पूरा सिंडिकेट चला रखा है इस उत्तर प्रदेश में। ऐसे लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज सरकार की तरफ से है, यूपी पुलिस की तरफ से है। और अब अतीक अहमद के भी चेहरे पर डर दिख रहा है, खौफ दिख रहा है। जो अतीक अहमद लोगों के दिलों में खौफ पैदा करता था, आज वो खुद डरा हुआ है, वो खुद खौफ में है। हमें याद है कि देवरिया जेल में अतीक अहमद बंद था, और वहाँ पर उसने एक व्यापारी को बुलाया, अपने लोगों से किडनैप कराया, उसको उठाया,
उसको देवरिया जेल में बुलाया, जेल के भीतर वो व्यापारी गया इसलिए कि उसने रंगदारी नहीं दी थी अतीक अहमद को, और वहाँ पर अतीक अहमद ने उस व्यापारी को जेल के भीतर मारा, उसको पीटा और उसको जान से मारने की धमकी दी और कहा कि तुम मेरी धमकी को केवल ऐसे ही हवा में उड़ा रहे थे, तुम रंगदारी नहीं दे रहे थे। तो आप ये सोचिए, इस तरह का टेरर था, इस तरह का सिक्का चलता था अतीक अहमद का, जेल के भीतर रह के किसी को जेल के भीतर बुलाकर मारना पीटना, इस तरह का सिस्टम था। और उसे ही ख़त्म करने की बार बार सरकार बात करती है, दावा करती है। जी अच्छा अनुभव, ये भी जरा समझाइएगा आप, लेकिन उससे पहले एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।